नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सारा समय पर मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। बड़ी बहस देख रहे हैं आप। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रचार पूरे शबाब पर है। सभी दलों के दिग्गज दिन भर में कई चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर भी तेज है। बात बीजेपी की जाए तो शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार के चुनावी समर में कूद पड़े हैं। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला, लेकिन चिराग पासवान पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। पीएम की चुप्पी के संकेत क्या हैं, ये सोचने वाली बात है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद रहे। हालांकि तेजस्वी की सभा में भीड़ जुटने से आरजेडी जो है वो गदगद हो गई है। जेडीयू की तरफ से प्रचार की कमान नीतीश कुमार ने खुद संभाली है, जबकि एलजेपी की तरफ से पार्टी प्रमुख चिराग पासवान भी जेडीयू पर लगातार हमला बोल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी बहस और बात करेंगे बिहार की बिसात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सासाराम, गया और भागलपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एमएसपी के नाम पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन देश अब फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। बिहार के सासाराम में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि 10 साल तक यूपीए ने बिहार पर गुस्सा निकाला। 10 साल तक नीतीश को काम नहीं करने दिया गया, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब नदियों पर पुल बन रहे हैं। बिहार में अब गरीब के पास बिजली है, गैस कनेक्शन है। उन्होंने कहा कि अब लालटेन का जमाना गया और बिहार लूटने वालों को फिर से मौका नहीं मिलना चाहिए। उधर बिहार के नवादा में राहुल गांधी ने चीन की ओर से किए गए अतिक्रमण, प्रवासी मजदूरों का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि लद्दाख में चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद किया, हमारी जमीन पर कब्जा किया, लेकिन प्रधानमंत्री झूठ बोलकर हिंदुस्तान की सेना का अपमान उन्होंने किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने एक बार फिर से लोगों को उनकी सरकार बनने पर रोजगार देने के वादे को एक बार फिर से दोहराया। तो ब्लॉकबस्टर फ्राइडे से कम आज का दिन नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 3 जगहों पर संबोधन दिया है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार आरजेडी भी पीछे नहीं है, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। राहुल गांधी भी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि अब बिहार की जनता छलावे में नहीं आएगी, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा उठाया, अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके पिछली बार किए गए वादे को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि आरजेडी पर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूर और चीन का मुद्दा उठाया। इसके साथ साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री पर करारा हमला बोला। सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा है। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरणन में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। बिहार अब विकास की ओर तेजी से बढ़त बात है। अब बिहार के कोई बीमारू बेबस राज्य नहीं कह सकत। लालटेन के जमाना गईल। भाई और बहनों, 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। सवाल यह है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए यह क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया। सवाल भाइयों और बहनों ये है। आज कहते हैं मैं सिर झुकाता हूं, मगर हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया।
जब उन्होंने देश को झूठ बोला कि चाइना का कोई भी सैनिक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल यह है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जहां जाते हैं वहीं की भाषा, कुछ शब्दों को उठाते हैं और जनता से कनेक्ट करते हैं और कहा कि लालटेन तो गैल। दूसरी ओर आपने राहुल गांधी को भी सुना, जो साफ तौर पर चीन के मुद्दे को यहां पर उठा रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की बात उन्होंने यहां पर की है। बिहार चुनाव की बिसात पूरी तरीके से बिछ चुकी है। इस पर बात करने के लिए एक रिस्पेक्टेड पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताएंगे कि अब कितना बदलाव वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि माहौल बना हुआ था, मौसम बना हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब रैलियां शुरू होती है उसके बाद असल मौसम और माहौल बनता है। कांग्रेस का रुख रखने के लिए अनुज आत्रे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताएंगे जिस तरीके से राहुल गांधी ने कटाक्ष किया, चीन और प्रवासी मजदूरों का मुद्दा आने वाले वक्त में कितना बड़ा होने वाला है। एलजेपी प्रवक्ता राजेश भट्ट भी हमारे साथ है, जो कि बताएंगे उनका क्या कुछ प्लान है। और आरजेडी नेता अभिषेक कुमार हमारे साथ है, बताएंगे उनकी पार्टी किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देख रही है। शुरुआत सबसे पहले शुरुआत अरविंद से ही करते हैं। अरविंद, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैक टू बैक 3 संबोधन दिए, उसमें कई तरह की बातें रही। इंतजार किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस चीज पर बोलेंगे, एलजेपी को लेकर कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। आज से असल माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है बिहार में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि माहौल तो बिहार में बना हुआ है। और रही प्रधानमंत्री की सभाओं में प्रधानमंत्री की बात, तो प्रधानमंत्री को इनसे मतलब नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है क्या। एक विकासशील पुरुष हैं। उनके दिमाग में 2014 में जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, तो उनके सामने जो बिहार का खाका था, निश्चित तौर से वो विकसित राज्यों में नहीं था। विकास की जरूरत थी बिहार में। 2005 में जो बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी जी, तो 2005 में हमें काम करने का मौका मिला था। और जो बीमारू राज्य था, जहां आपराधिक गतिविधियां दिन के उजाले में चलती थी, जहां उद्योग के नाम पर अपहरण उद्योग बच गया था, शाम होते ही लोग घर से निकलना बंद करते, वैसी स्थिति एनडीए सरकार को 2005 में मिली थी। उससे हम लेकर 14 में आए और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज बिहार की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, ठीक, और उनका संबोधन आप सुन सकते हैं। स्पष्ट तौर पर उनके मन में बिहार के प्रति चिंता थी। ठीक, बिहार के लिए उन्होंने क्या किया, क्या उनकी योजनाएं हैं, क्या करना चाहते हैं, उन्होंने सिर्फ इसकी चर्चा की। मैं तो अभी देख रहा था आपके चैनल के माध्यम से, माननीय राहुल गांधी जी को मैं देख रहा था। वो बिहार में आए हैं, बिहार की क्या खाका है, बिहार की स्थिति क्या है, बिहार की जरूरतें क्या है, ये उनको पता नहीं है। लेकिन उनको चाइना, इटली, रशिया, बंगाल, पाकिस्तान, इसकी डाटा उनके पास। अरविंद जी, होमवर्क करके नहीं आए क्या राहुल गांधी? कि जहां आप चुनावी दौरा करने आए हैं तो थोड़ी बिहार की समस्याओं को तो देख लेते। माननीय प्रधानमंत्री ने बिल्कुल बिहार की समस्याओं पर फोकस किया है और बिहार का कैसे विकास हो, बिहार में उन्होंने अब तक क्या किया है और आगे क्या करने की योजना है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने तीनों सभाओं में संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री अनुज जी का रुख करना पड़ेगा मुझे, अनुज जी का रुख करना पड़ेगा। अनुज जी, सुना आपने अरविंद कुमार जी को। बीजेपी तो साफ तौर पर यह आरोप बरसों से लगाती आ रही है और आज भी यही आरोप कि राहुल गांधी आज भी होमवर्क करके नहीं आए। क्यों आपको बिहार चुनाव में, क्योंकि आप लगातार कहते हैं बीजेपी को पाकिस्तान याद आता है, राहुल को चीन याद आ रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं आप पर, होमवर्क पूरा नहीं किया। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है तो इन लोगों की आदत है, क्योंकि आदत इसलिए है कि बीते 6 वर्षों से ये केंद्र सरकार में जो है बैठे हुए, सत्ता पर बैठे हैं, पूरे देश में राज कर रहे हैं, लेकिन आज तक अपने कामकाज के विषय में कोई जवाब नहीं देते हैं।
आज भी ये नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं और केवल राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी पर प्रश्न उठाने कर ही अपना दायित्व समझते हैं कि इनका दायित्व पूरा हो गया। सही सवाल राहुल गांधी जी के भाषण की तो मैं भी अपने मित्र को बताना चाहूंगा कि हो सकता है शायद आपने पूरी लाइन उनका पूरा भाषण नहीं सुना होगा। 25 मिनट का उनका भाषण रहा है। उस भाषण में चाइना का सवाल एक पार्ट था, वो भी इसलिए उठाया गया क्योंकि चाइना के साथ जब हमारा जंग की एक माहौल लद्दाख में बना और वहां पे चाइना ने हमारे जवानों को जिस प्रकार से मारा, तो वहां सबसे ज्यादा जो शहीद हुए वो बिहार के जवान थे। तो निश्चित तौर पे बिहार के लोगों से बिहार में जाके बिहार के जवानों के विषय में बात करना भी उनका दायित्व बनता है। लेकिन उन सबके साथ साथ उन्होंने बिहार की तमाम समस्याओं का भी चर्चा की। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी से पूछा कि 15 सालों में आपने बिहार में क्या दिया। उससे पहले का तो आप बता रहे हैं, आज भी 15 साल बाद आप पिछले 15 साल पहले की, आप 30 साल पहले की बात करते हैं, लेकिन इन 15 वर्षों का अपना हिसाब नहीं देंगे कि बिहार में क्यों बदहाली है, क्यों बिहार में देश में सबसे अधिक बेरोजगारी है, क्यों आखिर बिहार एक ऐसा प्रदेश बन गया है कि जब पूरे देश की लिस्ट बनती है तो सबसे निचले नंबर पर बिहार का बेरोजगारी नहीं आता है। पूरे देश में अगर बेरोजगारी 10 है तो बिहार में बेरोजगारी 46 क्यों है? क्यों 46% बेरोजगारी बिहार में है? क्या इसका जवाब राहुल गांधी जी पूछते हैं तो जवाब है आपके पास? कोई जवाब नहीं। क्यों आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करते हैं कि जी जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के लालू जी के राज में जंगल राज होता था, तो आपने कौन सा रामराज दे दिया बता दीजिए। लोग तो कहते हैं इससे अच्छा तो लालू जी का राज था। कम से कम आज तो हालात ये है कि ना तो जो है चोरों को डर है, ना डकैतों को डर है, ना किसी तरह का कोई अपराध में कमी हुई है, और खासतौर से पुलिस में भी कमी कर दी है आपने। आज हालात ये है कि वहां पर जो एक मानक नीति आयोग ने तय किए हैं कि 1 लाख की आबादी पर कम से कम जितनी होनी चाहिए तैनाती, उसकी 10% भी नहीं है। 1 लाख की आबादी पर अनुज जी 2 मिनट से ज्यादा आपने बोला लगातार, क्योंकि मैं पहला रिएक्शन सबका लेना चाह रहा था। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी हैं। आरजेडी का मैं रुख करना चाहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा अभिषेक जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि आप तो ग्राउंड पर रहते हैं, जिस तरीके से स्थानीय बोली का इस्तेमाल किया, आरजेडी को कैसा लगा? मैं आपसे समझना चाहूंगा ये बात। सर ऐसा है, ये जहाँ जाते हैं वहाँ की भाषा बताते हैं। पहले बोला हमें गंगा माँ ने बुलाया है, ठीक है, बनारस गया। अब बनारस के लोग कितने सुखी है, बनारस के लोग जानते होंगे। ये बिहार जाते हैं, बिहार में बिहारी भाषा का शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये तो अभी बंगाल का चुनाव हो रहा है, ये दाढ़ी भी बढ़ा चुके हैं। अच्छा, मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ओके। और लेकिन ये जो अभी प्रवक्ता महोदय जी कह रहे थे कि ठीक है ना कि भाई बिहार में जंगल राज था, ये है वो है, तो 15 साल जो जनता आपको चुनी है उसी जंगल राज को हटाने के लिए ना। अब जो आपके यहाँ महाजंगल राज आ गया है बिहार में, 48 बच्चों का गैंग रेप होता है, ठीक है, और उसके दागी मंत्री को पुनः आपके सहयोगी दल जनता दल यू जो है टिकट दी जाती है, ठीक। तो ये कहाँ की नैतिकता है, ये बताए ना। और अब तो दिन दहाड़े बैंक जाइए, बैंक से निकलिए, पैसा लूट लिया जाता है, समझे ना। लेकिन अभिषेक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम सुन रहे थे, नीतीश कुमार को हम सुन रहे थे, लगातार स्लोगन चलता है बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, और प्रधानमंत्री भी बोल रहे थे कि वाकई हर 25 किलोमीटर पर सड़क बनने का काम हो रहा है, पुल बनने का काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। बेहाल है, बेरोजगार है, पलायन है। किस कदर इन्होंने मजदूरों को ठगने का काम किया है, किसानों को ठगने का क्या काम किया है। हाँ। किसान और मजदूर वहां इनको बस 28 तारीख 3 तारीख सगाई विदाई, 10 तारीख को विदाई की तैयारी कर चुकी है। ये अपना बोरिया बिस्तर समेटने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है अभिषेक जी, मैं आपका रुख फिर से करूंगा। राजेश जी के पास भी जाना है। राजेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैसे तो 3 जगहों पर अपनी बातें रखी। उन्होंने एक जगह पर कहा कि बिहार के लोग कंफ्यूज नहीं होते। ये इशारा एलजेपी के लिए तो नहीं था? पहले तो मैं कहना चाहूंगा जी कि बिहार में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन को जिस रूप में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने स्वागत किया है जी, उससे हम बिल्कुल तरह सहमत हैं। और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर अभी तक बिहार में जो विकास दिख रहा है, ये विकास का ढिंढोरा नीतीश कुमार जी जो पीट रहे हैं,
हम कहते हैं कि वो अपनी विकास का रिपोर्ट क्यों नहीं जारी करते हैं। ठीक है। उनका 7 निश्चय योजना बुरी तरह विफल रहा। वो सड़क और बिजली की बात करते हैं। केंद्र सरकार की योजना जो है वो बिहार में विकास का एक मॉडल दिख रहा है। ठीक है। लेकिन स्थानीय जदयू की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो चल रही है, उनका अपना योगदान क्या है? हमारी पार्टी हमेशा केंद्र सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति के साथ है। हम विकास पुरुष के साथ हैं। बिहार में अवश्य विकास चाहते हैं। ठीक है। लेकिन हम मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड, बक्सर की घटना, सृजन घोटाले की भी चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर उनका क्या होगा। नीतीश कुमार जवाब क्यों नहीं देते? अभी 7 निश्चय में जल नल योजना इनका कहीं टंकी लग के गिर रहा है, कहीं टैप ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। बिहार की जनता ये खुलेआम देख रही है। अभी कोरोना काल में जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने राजेश जी प्रवासी मजदूरों के साथ जो व्यवहार बीजेपी ने किया, आरजेडी ने किया, मैं एक बार एलजेपी का विजन आपसे समझना चाहूंगा। क्लैरिटी क्या है एलजेपी के पास? एलजेपी जिस तरीके से अपना एक नारा हम आपका लगातार सुनते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसके अलावा आपका विजन क्या है? क्योंकि दूसरी बात तो हम यही सुनते हैं कि बिहार में लोजपा और भाजपा की सरकार बनेगी। इसके अलावा कोई तीसरा विजन है क्या आपका? देखिए, हमारा विजन स्पष्ट है। कोई लूट की यहाँ इस तरह के उद्योग नहीं चल रहा है, ना अपहरण उद्योग चल रहा है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप बिहार में अगर आंख बंद करके भी कोई चलेगा तो उसको पता चल जाएगा कि सड़कें हैं। अच्छा। 2005 के बाद जो सड़कें बनी है वो दिखती है। बिहार के किसी भी एक कोने से आप पटना 2 से 2.5-3 घंटे के अंदर आराम से पहुंच सकते हैं। बिहार में बिजली की स्थिति में अगर सुधार नहीं हुई है तो हमारे विपक्ष के नेता कह दें कि वही लालटेन युग है क्या? लालटेन युग नहीं है। हर घरों में बिजली पहुंच गई है। ठीक है। और लॉ एंड ऑर्डर, जो स्थिति थी कि शाम होते ही लोग घरों में दुबक जाते थे, अरवल, जहानाबाद, गया, भोजपुर, ये सब एरिया, औरंगाबाद, नरसंहार का दंश झेल रहा था। यहाँ लाशों की मुआवजा जाते देखकर तय करती थी। वो नहीं है। यहाँ मुआवजे वाली सरकार नहीं है, विकास वाली सरकार है और विकास दिख रहा है। अब देखिए कितने पहले क्या चरवाहा विद्यालय इन्होंने खोलकर वाहवाही लेने की कोशिश की थी। अच्छा। आज आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय विद्यालय, कितनी चीजें बिहार में खुली है। क्या ये विकास का पैमाना नहीं है? हम आईटी सेक्टर में आईटी हब की यहां स्थापना होने जा रही है। अभी देखिए बिहार में जो स्वास्थ्य सुविधा थी, एक एम्स पटना, दूसरा एम्स हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा में खोलेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो बिहार का विजन है 2024 को बिहार का दूसरा जो दरभंगा में एम्स प्रस्तावित है, 2024 में हम उसको चालू कर देंगे। ये हमारी सरकार की घोषणा है। अनुज आत्रे साहब सुन रहे हैं आप अरविंद जी को? अरविंद जी की मुखावाणी तो इस तरीके की है जैसे गीली जमीन पर सरपट हल दौड़ता है। ऐसे ही बिहार में विकास हो रहा है, आपको दिखता नहीं क्या? बहुत अच्छा विकास हो रहा है। हम भी इस चीज को देख रहे हैं। बिहार के 12 करोड़ जनता भी विकास को देख रही है। पूरे 243 सीटों पर सारे मतदाता भी देख रहे हैं कि किस तरह से कि बिहार में विकास की गंगा जो ये कहते हैं इनकी जबान में, लेकिन भारत सरकार की नीति आयोग क्यों इसके उलट कहती है, हमें समझ नहीं आता। नीति आयोग तो ये कहता है कि जो ये आईआईटी, आईआईएम्स की बात कर रहे हैं, पर नीति आयोग बताता है कि पूरे देश में अगर राज्यवार लिस्ट दी जाती है तो बिहार का सबसे नीचे से दूसरे नंबर पर आता है शिक्षा के स्वास्थ्य माहौल में। तो जब इतना आपने वहां पे अच्छा किया तो बोले ना केंद्र सरकार क्यों उल्टी रिपोर्ट दे रही है? स्वास्थ्य के मामले में आप कहते हैं आपने इतना काम किया, तो भारत सरकार तो कहती है सबसे निचले पायदान पर है बिहार सरकार। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये विपक्षी दलों का नहीं है। तो बिहार की जनता भी इस चीज को महसूस करती है। यहाँ चैनलों पर बैठकर और चुनावी सभाओं में बैठ करके भाषण देना तो बहुत आसान है, लेकिन जनता तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए। 1 लाख करोड़ का आपने जो है इनको स्पेशल पैकेज की घोषणा करी थी चुनाव से पहले कि बिहार को देंगे, और खासतौर से बाढ़ के लिए 18 जिले बाढ़ ग्रस्त रहे थे, उसके 85 लाख लोग बाढ़ से जो है प्रभावित रहे। क्या हुआ? कहां बह गए वो 1.25 लाख करोड़ रुपए? किसके लिए खर्च हुआ?
कोई जवाब है क्या? बता दीजिए कि अगर इतना आपने पैसा दिया था तो बिहार में क्यों ये 85 लाख लोग जनता आज भी उसके दर्द को झेल रहे हैं? कहां गया वो पैसा? किसकी जेब में गया है? वो किसको लाभ हुआ है? कौन से बिहार की जनता को लाभ हुआ है? क्या वो बिहार का प्रवासी मजदूर भूल गया है क्या, जो हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करके जो है, कुछ लोग सैकड़ों लोग उसमें पहुंच भी नहीं पाए अपने प्रदेश को, और जब पहुंचे तो बिहार की सरकार ने क्या गाइडलाइंस जारी की है, क्या आदेश दिया है बिहार की सरकार ने अपने पुलिस कप्तानों को कि जितने भी ये प्रवासी मजदूर बिहार से आ रहे हैं इन पे नजर रखो, इनमें चोर डकैत हो सकते हैं, ये बिहार का आगे माहौल खराब करेंगे। अपने ही प्रदेश की जनता को, अपने ही प्रदेश के आप निवासी को चोर और डकैत बता रहे हैं कि इनके आने से बिहार का माहौल खराब होगा, तो वो वहीं बैठ करके अभी 55 लाख उन प्रवासी मजदूरों ने अपने वोट बनाया है, और वो उस चीज को याद रखा हुआ है उन्होंने कि किस तरह से बिहार पहुंचे थे, और उनको उन्हीं की प्रदेश की सरकार ने चोर और डकैत बताया उनको। चलिए अनुज जी, काफी संगीन आरोप आपने लगाए हैं, इसका जवाब वैसे तो बीजेपी से लेना चाहिए, लेकिन मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा एलजेपी से, क्योंकि एलजेपी भी लगातार कह रही है कि बीजेपी ने, मोदी सरकार ने वाकई काम किया है। एलजेपी लगातार कहती है हम सड़कों पर उतरे हुए हैं। जिस तरह के आरोप अनुज आत्रे साहब ने लगाए, राजेश जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। सर रोहित बाबू जी, बात ऐसी है कि केंद्र की राशि जितना प्रचुर मात्रा में बिहार को आ रही है, बिहार का एक नया स्वरूप खड़ा हो जाता। दुर्भाग्य यह है कि नीतीश बाबू के पास उन रुपयों का समंजन करने की शक्ति नहीं है। अच्छा जी, वाकई। और जो भी विकास दिख रहे हैं वो केंद्रीय योजनाओं का विकास है। हाँ, केंद्रीय योजनाओं की राशि का विकास है, वो बिहार सरकार की अपनी योजनाएं नहीं है। अपनी योजनाओं में खुलेआम लूट और भ्रष्टाचार जारी है। आप कोरोना काल में देखें, इन्होंने मजदूरों को आने से बिहार रोकना चाहा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर अपनी नीति स्पष्ट नहीं करते और ट्रेनों का इंतजाम नहीं करते तो शायद बिहारी मजदूर दफन हो जाते कोरोना काल में। ठीक है। और बिहार आने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि हर मजदूर को बिहार में ही काम मिलेगा, तो फिर वो मजदूर बिहार से पलायन करने को क्यों मजबूर हो गए, वापिस जाने को क्यों मजबूर हुए? अरविंद जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। एलजेपी समझ सकती है कि मोदी सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन जो क्रियान्वयन होना चाहिए था नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो नहीं हो पाया। इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। इस बीच पहले मैं आरजेडी के पास जाऊंगा। अभिषेक जी हमारे साथ है। अभिषेक जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और शुभकामनाएं आपको भी, लगातार तेजस्वी की रैलियों में भी बड़ा जन समर्थन उमड़ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो अब आने वाले वक्त में क्या कुछ नीति, जो भीड़ आपकी सभाओं में पहुंच रही है, वोट में भी तब्दील होगी ना? रोहित जी, ये वही भीड़ है, याद रखिएगा जी। 3 महीने 6 महीने पहले जिस मजदूर को कोरोना काल में इन लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया था, ये वही मजदूर सब बिहार पहुंच गए हैं और इनकी सत्ता पलटने को तैयार है। समझ रहे हैं ना जी। और ये जो पैसे की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, जब जेब में पैसे नहीं होगा तो बिजली का बिल कौन भरेगा? बताइए ना, भूखे पेट कौन बिजली में सोने के लिए क्या करेगा बिजली में सो करके? जब ना यहाँ पे इन्होंने 3.5 करोड़ युवाओं को बेरोजगार कर रखा है, ये डबल इंजन की सरकार। आज युवा जो है दर नौकरी के लिए, तलाश के लिए पलायन को मजबूर है। कितने पलायन हो चुके हैं, जो बाहर जाते हैं वहीं बसने को मजबूर है। आपके निशाने पर बीजेपी है, लोजपा भी है क्या आपके निशाने पर? क्योंकि लोजपा कह रही है मोदी सरकार काम कर रही है, नीतीश कुमार का फेलियर है। देखिए, उसका एक पहले सहयोग, मैं देखिए मेरा सीधा सवाल जदयू से है और भारतीय जनता पार्टी से। लोजपा उनका ठीक है, एनडीए का एक हिस्सा है, वो बिहार में अपना जमीन तलाश रही है, जमीन बना रही है, मैं उनका कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। हम लोग दोनों कंधे से कंधे मिलाकर अगर चले तो क्या हर्ज है इसमें? एक एक करके अभिषेक जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, 10 सेकंड आपके पास। कंधे से कंधे मिलाकर हमारा कोई हल नहीं। हमारी तो पहले हमारी जो है विपक्ष जो है, हम लोग पूरी मजबूती से इनके एक एक कुशासन सरकार के कारनामों को उजागर करने में लगे हुए हैं। बीजेपी को एक्सपोज कर रहे हैं, यही ना अभिषेक जी? आप एक्सपोज कर रहे हैं ना बीजेपी को? ठगा हुआ महसूस कर रहा है, विद्यार्थी ठगा हुआ महसूस कर रहा है, बेरोजगारी। आप देखिए, एसएससी और दरोगा का परीक्षा सेम डे कर दिया इन्होंने। ये किस तरह से शिक्षा का माहौल उड़ा रखा है बिहार में। एक सेशन 3 साल का सेशन 5 साल में हो रहा है।
अब बताइए ना, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है, किस मुद्दे पे इसको वोट देगा? अरविंद जी ये आपकी बिजली बात दिखा से रहे, बिल्कुल बिजली अलग तो है अभिषेक की बातें। अरविंद जी जिस तरह की बातें आप कर रहे थे उससे बिल्कुल उलट बात है अभिषेक की। कह रहे हैं आपको एक्सपोज करेंगे। और एक सवाल में एक चीज आप मुझसे और सुन लीजिए अभिषेक, अरविंद जी एक बात और सुन लीजिए। जिस तरीके से हमारे राजेश भट्ट साहब कह रहे हैं कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है लेकिन नीतीश जो है सही से क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे, नेतृत्व नहीं कर पा रहे राज्य में, तो आपने लोजपा की ये बात नहीं सुनी क्या? अभी भी आपके पास में ही है, बात तो होती होगी। रोहित जी इस बार डबल इंजन की ही सरकार बनेगी, लेकिन इंजन चेंज होगा। मैं बड़ी विश्वास के साथ कर रहा हूं, इंजन चेंज होगा। इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग जी ने जिस विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर आए हैं, हाँ। उसमें समेकित बिहार के विकास का रोड मैप उन्होंने तैयार किया है। हर मजदूर की उन्होंने बात की है, किसानों की बात की है, बेरोजगारों की बात की है, युवाओं की बात की है। और बिहार एक बार युवा चेहरा आप देखना चाहता है बिहार में। ठीक है, ये परिवर्तन की बयार जो पूरे बिहार में बह गई है, अरविंद जी ये आपको निश्चित आवाज तौर मिल पे रही है 10 मेरी? तारीख को, अगले 10 तारीख को चौंकाने वाले परिणाम लाने वाले हैं। नहीं, इस पर और मेरा अब एक ऑब्जेक्शन है। जी बैकिंग है क्या आपकी? ये आरोप तो लग ही रहे हैं कि लोजपा को बैकिंग आप ही की है। देखिए, एनडीए चुनाव लड़ रही है। हाँ। और एनडीए एकजुट है। हाँ। हम नीतीश जी के साथ हैं, रहेंगे। हमारी जो जितनी भी गठबंधन में है, अरविंद जी नीतीश बाबू जीतेंगे तब तो सरकार बनेगी। हाँ। साथ रहकर चुनाव लड़ जिस रहे तरह हैं। से बिहार में आक्रोश है नीतीश कुमार जी के, राजेश जी फॉर्मूला तय है ना आपके पास अब सरकार बनाने का 100% बीजेपी हम लोजपा पूरे का? विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बिहार एक बदलाव की बयार से बह रही है। बिहार में राजेश अब ये परिवर्तन होकर जी रहेगा। राजेश अब जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी के फर्स्ट बिहारी विजन को पूरे बिहार में 12 करोड़ आवाम ने स्वीकार कर लिया है। राजेश जी फॉर्मूला तैयार है ना लोजपा भाजपा का? चिराग जी जहां जहां जा रहे हैं वहां क्या बदलाव की बयार बह रही है, लोगों में क्या उत्साह है, हाँ। वो साफ संकेत दे रहे हैं कि लोजपा का जो परिणाम जो 10 तारीख को आएगा वो स्पष्ट परिणाम होगा। ठीक है अनुज जी, आपने सुना, लोजपा तो लगातार कह रही है भाजपा लोजपा की सरकार है, इंजन बदल रहा है, लोजपा आगे लग रही है, पीछे से भाजपा की बैकिंग है और आप लोगों का कोई चांस नहीं है। अनुज देखिए, ये तो बिहार की जनता तय करेगी। इनके कहने से तो नतीजे आएंगे नहीं। हाँ। जो बिहार की जनता, बिहार का मतदाता, पिछले चुनाव में भी आपको याद होगा, पूरे देश को याद है, बिहार की जनता तो खासतौर से जिन्होंने मत किया है उनको याद है कि 2015 में जब बिहार के विधानसभा के चुनाव हुए थे, कौन से गठबंधन को दिया था और कौन से गठबंधन को उन्होंने हराया था। भारतीय जनता पार्टी और लोजपा के गठबंधन को तो पिछले चुनाव में भी जनता ने नकार दिया था, हरा दिया था, हमारे गठबंधन को विजय दिलाया था। वो अलग बात है कि जहां जहां ये जनता के वोट से हारते हैं या नैतिक तरीके से सत्ता ले रहे हैं, जैसे अभी मध्य प्रदेश में लिया, उसी प्रकार से इन्होंने बिहार में शुरुआत करी थी। तो लेकिन कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। जनता के हाथ में फिर से अधिकार है। जनता अब और ज्यादा हमको सीटें जिता के भेजेगी कि किसी प्रकार का फिर से अभी इस तरह का धोखाधड़ी बिहार की जनता के साथ न करे। जब बिहार की जनता ने इनको 2015 में नकार दिया था और कांग्रेस, आरजेडी और हमारे साथ उस समय जनता दल यूनाइटेड ने हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था, उसको स्वीकार किया था जनता ने। लेकिन अब फिर से वही गठबंधन है, हमारा और आरजेडी का गठबंधन है, जनता स्वीकार कर रही है। आप देखिए, पब्लिक मीटिंगों में देखिए किस तरह से जो है रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का। बिल्कुल रिस्पांस तो आपको भी बहुत जबरदस्त मिल रहा है। अभिषेक, लास्ट 10 सेकंड्स में आपको दे रहा हूं, उसके बाद मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। अभिषेक, मेन बात है, देखिए मैं यही कहना चाहूंगा, बिहार की जनता ने मन बना रखा है। ठीक है, अब वो अपना युवा सरकार, अपनी सरकार को चुन रहा है, चुनने जा रहा है। न उसमें लोजपा भाजपा यदि कोई नहीं आ रहा है, इसमें आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन का सीट पूरी फुल मेजोरिटी से आ रहा है। और हम लोग 10 तारीख को अगर ऊपर वाले चाहे जनता का बहुत शुक्रिया करूंगा अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका। राजेश भट्ट जी बहुत धन्यवाद आपका। अनुज आत्रे साहब थैंक यू सो मच, आप आते हैं। अरविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब तो बिहार की जो बिसात है बिछी हुई है, इस पर लगातार मंथन होगा, इस पर लगातार चिंतन होगा और हर बार जो समीकरण बदलेंगे, क्योंकि एक एक रैली से, एक एक शब्द से किस तरह से माहौल बदलता है देश में, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बड़ी बहस में एक बहुत छोटे से अंतराल के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का दौर लगातार जारी है। आप बने रहिए सहारा समय के साथ। सार प्रणाम।